मोबाइल छोड़ दो भाई। कैसे बना पेपर कल का, परसों, जो भी है परसों का? हॉस्टल अधीक्षक, कितना क्वेश्चन बनाए? हाँ, नहीं आपको पूछ रहा हूँ मैं, सब लोगों को पूछ चुका हूँ कल। पता नहीं क्यों दिलाया फिर पेपर, वो भी पता नहीं। चलो देखो इधर ध्यान दो। चलो संविधान के अंतर्गत देख लो, संसद के बारे में देख रहे थे। और संसद के अंतर्गत कौन से टॉपिक में आया है जल्दी बता दो एक बार। संसद की जो दिन प्रतिदिन का जो कार्य होता है उसके बारे में हम पढ़े थे। तो संसद का जो दिन प्रतिदिन का जो काम होता है उसमें हम उसको कितने भागों में बांटे थे बता दो? चार। सबसे पहला जो काल होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रश्नकाल के नाम से जानेंगे। दूसरा नंबर का जो बता दो, कौन सा काल होता है? शून्य काल। तीसरे नंबर में लंच, उसको अपन लेके नहीं चलते उतना, ठीक है ना। और लास्ट में क्या होता है जल्दी बता दो, ठीक है ना। बहस, प्रक्रिया, चर्चा, ये सब के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कल हो चुका था हमारा। प्रश्न काल क्या है पूरे डिटेल से बता दिया गया है। शून्य काल को भी हम बता दिए हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे जल्दी बताओ। बहस, प्रक्रिया या चर्चा वाला जो समय होता है उस बीच में क्या क्या लाया जाता है। तो कल एक लिस्ट लिखाया था मैं, जो भी विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव होते हैं वो शाम के समय में ही लाए जाएंगे। कब से कब तक लगता है समय बता दो? 2 से 6 के बीच में जो भी प्रक्रियाएं होती है अन्य, प्रश्न काल में पूरा प्रश्न पूछा जाएगा, मंत्री उसके जवाब देंगे। शून्य काल में अति महत्वपूर्ण मामले को लाया जाता है जिसकी कार्यवाही तुरंत चाहते हैं, ठीक है ना। अब इनको छोड़कर जो भी अन्य प्रस्ताव है या विभिन्न कुछ टॉपिक को लेकर बहस करना है तो ये 2 से 6 के बीच में होगा। कब होगा जल्दी बताओ? 2 से 6 के बीच में होना है। आ रहा बात समझ में? आए ना? चलो बहस लेते हैं, या इसी को हम क्या बोलते हैं? चर्चा। तो ये जो समय होता है उस बीच में कई सारे प्रस्ताव लाए जाते हैं, जिसमें मैं जो कल प्रस्ताव का लिस्ट लिखाया था उसमें सबसे पहला मैं प्रस्ताव लिखा था धन्यवाद प्रस्ताव। क्या लिखा था जल्दी बताओ? धन्यवाद प्रस्ताव, ठीक है। चलो ये जो धन्यवाद प्रस्ताव जो होता है इसके बारे में हमको समझना है कि ये क्या है। धन्यवाद प्रस्ताव किसे कहा जाता है? तो एकदम सिंपल चीज है ये, देखो ध्यान से। धन्यवाद प्रस्ताव के अंदर यह बताया गया है, जैसे ही सदन में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, राष्ट्रपति का क्या होता है? अभिभाषण होता है। तो अभिभाषण जैसे ही खत्म हो जाता है, समाप्त होता है, तो उसके पश्चात जिसकी सरकार चल रही होती है, ठीक है ना, जिसका क्या चल रहा होता है? गवर्नमेंट जो चल रहा है, जैसे अभी एनडीए की सरकार है, ठीक है ना। आ रहा बात समझ में? तो जिसकी सरकार चल रही होती है वो एक प्रस्ताव लाएगा सदन में। वो एक प्रस्ताव कहां लाएगा जल्दी बता दो? सदन में एक प्रस्ताव लाता है, और उस प्रस्ताव को कहा जाता है धन्यवाद प्रस्ताव। क्या बोलते हैं जल्दी बताओ? धन्यवाद प्रस्ताव के नाम से हम जानते हैं। आ रहा बात समझ में? तो ये धन्यवाद प्रस्ताव कौन लाता है सदन में? तो जिसका क्या चल रहा होता है जल्दी बता दो? सरकार जिसका चल रहा होता है वह सदन में क्या लाता है? धन्यवाद प्रस्ताव लाता है। यहां तक क्लियर है सबका? अब हर एक प्रस्ताव को सदन से पारित करवाना होता है, तभी उसका कुछ महत्व माना जाएगा। तो ये जो धन्यवाद प्रस्ताव होता है इसको सदन से पारित करवाना है। सदन से क्या करवाना है? पारित। तो पारित करवाने के लिए कितना सदस्यों का साइन चाहिए? तो आप बताएंगे 1/2। क्या बताएंगे जल्दी बताओ? अगर आधे लोग भी अगर साइन कर देते हैं, समझ आ रहा है? या बोल सकते हैं आधे से अधिक अगर साइन कर देते हैं तो ये धन्यवाद प्रस्ताव क्या माना जाएगा जल्दी बता दो? पारित माना जाता है। और धन्यवाद प्रस्ताव के पारित माने जाने से होगा क्या? इससे होता यह है कि सब सरकार से संतुष्ट है और सरकार के कार्यों को पसंद कर रहे हैं। ये चीज पता चलता है कौन से प्रस्ताव के पारित होने से जल्दी बताओ? धन्यवाद प्रस्ताव जैसे ही पारित होता है,
समझ आ पा रहा है? पारित करने के लिए क्या बता दो, आधा या आधे से अधिक हस्ताक्षर चाहिए सदनों का, और जैसे पारित हो गया इसका मतलब क्या है, सभी किससे खुश हैं, सरकार से खुश हैं। और मान लो कि धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं होता है, तब क्या होगा? तो उस समय क्या चीज का पता चलता है कि सरकार से कोई खुश नहीं है। और सरकार से अगर खुश नहीं है तो सरकार को चलाने वाला जो दल होता है उसी का मंत्रिमंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो मंत्रिमंडल को क्या देना होगा, जल्दी बता दो, इस्तीफा, त्याग पत्र देना होता है। ये आपको ध्यान रखना है। समझ आ पा रहा है? तो ये प्रोसेस होता है कौन से प्रस्ताव का? धन्यवाद प्रस्ताव है क्या, उसके बारे में क्लियर है सबके यहां तक? तो फिर से देख लो, ये सब प्रकार का जो प्रस्ताव है 2 से 6 के बीच में ही आएगा, ना प्रश्न काल में आएगा ना शून्य काल में आएगा। समझ आ पा रहा है? प्रश्न काल शून्य काल में जो काम नहीं होता वो पूरा काम किस में होता है, 2 से 6 वाले में, जिसको अपन चर्चा, बहस, प्रक्रिया जो बोलना चाहे बोल सकते हैं। समझ आ पा रहा है कि नहीं? जल्दी बताओ। तो धन्यवाद प्रस्ताव कौन लाता है सदन में? तो जिसकी सरकार चल रही होती है। प्रस्ताव पारित होने से क्या सिद्ध होता है कि सब सरकार से क्या है, खुश हैं। और प्रस्ताव पारित ना होने से क्या होता है, सब सरकार से खुश नहीं है। और जिसकी सरकार चल रही होती है उस पूरे मंत्रिमंडल को पूरा क्या देना होगा, त्याग पत्र देना होता है, याद रखना है। समझ आ पा रहा है? आए ना? क्लियर है सबके यहां तक? चलो आगे बढ़े। चलो, धन्यवाद प्रस्ताव के बाद आगे हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद निंदा प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? चलो, ये जो निंदा प्रस्ताव होता है इसको समझते हैं। ये सब 2 से 6 के बीच में आना होता है, जब आवश्यकता पड़ता है उस समय इसको हम लाते हैं। ठीक है, चलो, निंदा प्रस्ताव क्या होता है? तो जैसे कि हम समझते हैं कि जो सरकार चल रहा है वो किस, मतलब सरकार जो चल रहा है उसमें कौन होते हैं? तो एक तरफ हम बता सकते हैं, समझ से क्या बता दो, या एक एक मंत्री के ऊपर भी हम निंदा ला सकते हैं, या पूरा मंत्री परिषद के ऊपर, क्या बता दो, मंत्री परिषद के ऊपर हम क्या ला सकते हैं, निंदा प्रस्ताव ला सकते हैं। तो निंदा प्रस्ताव मतलब ये होता है, अगर किसी मंत्री के काम से कोई खुश नहीं है, अगर वह गलत काम कर रहा है, समझ आ पा रहे हैं, तो उसके खिलाफ हम क्या ला सकते हैं, जल्दी बता दो, निंदा प्रस्ताव ला सकते हैं। क्या ला सकते हैं? निंदा प्रस्ताव। या पूरे मंत्री परिषद के खिलाफ भी क्या ला सकते हैं, निंदा प्रस्ताव ला सकते हैं। समझ आ पा रहा है? अगर उनके कामों से कोई खुश नहीं है। आ रहा बात समझ में? और अगर निंदा प्रस्ताव चाहे मंत्री के खिलाफ लाया गया हो, किसी मंत्री के खिलाफ अपन लाते हैं, ठीक है ना, या पूरा मंत्री परिषद के खिलाफ लाते हैं, और ये अगर पारित हो जाता है, क्या हो जाता है, जल्दी बता दो, पारित। तो पारित करने के लिए भी सेम वही, कितना साइन चाहिए, आधे से अधिक अगर हस्ताक्षर मिल जाता है तो निंदा प्रस्ताव क्या हो जाएगा, जल्दी बता दो, पारित माना जाएगा कुल मिला के। समझ आ पा रहा है? और अगर यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो फिर से सरकार को क्या देना होगा, त्याग पत्र। सरकार का मतलब क्या, मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री, यही सबको तो अपन क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट, सरकार। समझ आ पा रहे हैं? तो मंत्री परिषद को क्या देना होगा, जल्दी बता दो, त्याग पत्र देना होता है। कौन सा प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है तो, निंदा प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है तो उस दशा में मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल को क्या देना होगा, त्याग पत्र देना होगा, प्रधानमंत्री समेत। आ रहा बात समझ में? है ना? चलो, तो ये हो गया निंदा प्रस्ताव। सबको क्लियर है? किसी भी एक मंत्री के खिलाफ भी ला सकते हैं, या पूरे मंत्री परिषद के खिलाफ ला सकते हैं। अगर एक मंत्री के खिलाफ भी अगर निंदा प्रस्ताव पारित हो गया तो उस पोजीशन पे भी सरकार को त्याग पत्र देना होगा। समझ आ पा रहे हैं? क्योंकि नियम ये कहता है कि मंत्रिमंडल एक समूह होता है, उसमें कोई फैसला एक ही जन का नहीं होता, वो फैसला सबका होता है। समझ आ पा रहा है? तो एक के ऊपर ही पारित हो गया तो सब के ऊपर पारित मानेंगे अपन। आ रहा बात समझ में? क्लियर रहेगा? निंदा प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव कब लाते हैं, जल्दी बता दो, राष्ट्रपति के अभिभाषण के पश्चात क्या लाते हैं, धन्यवाद प्रस्ताव। और ये पारित हो गया तो अच्छा मानेंगे, और नहीं हुआ तो गलत मानेंगे और त्याग पत्र दिलवाएंगे। समझ आ पा रहे हैं? निंदा प्रस्ताव क्यों लाते, सब लोग समझ गए? ठीक, आगे बढ़े।
चलो, निंदा प्रस्ताव के बाद तीसरा हम देखते हैं, यह होता है हमारा अविश्वास प्रस्ताव। क्या होता है? अविश्वास प्रस्ताव। चलो, ये देखो, जो अविश्वास प्रस्ताव है इसको लेके देखो क्या हमें याद रखना है, ठीक है ना। अविश्वास प्रस्ताव किनके द्वारा लाया जाता है, अगर क्वेश्चन आता है तो अविश्वास प्रस्ताव को कौन लाता है? तो विपक्ष के द्वारा। किसके द्वारा, जल्दी बता दो। विपक्षी जो पार्टी होते हैं वे सदन में क्या लाते हैं, जल्दी बता दो। अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। इसको बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। और यह कौन लाता है सदैव, जल्दी बताओ। विपक्ष के द्वारा। और क्यों लाते हैं? तो सरकार को गिराने के लिए। समझ आ पा रहे हैं? तो सरकार गिराना है, समझ आ पा रहे हैं? तो उसके लिए सदन में क्या लाया जाता है, जल्दी बता दो। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जा सकता है। और अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए होता है प्रस्ताव को लाने बस के लिए? तो समर्थन चाहिए होता है 50 सदस्य का। कितना सदस्य का, जल्दी बताओ। 50 सदस्य का जब हस्ताक्षर होगा तभी सरकार गिराने के लिए एक प्रस्ताव लाया जाएगा। और उसी प्रस्ताव को हम क्या बोलते हैं? अविश्वास प्रस्ताव बोलते हैं। समझ आ पा रहे हैं? है ना। तो कितने सदस्यों का हस्ताक्षर चाहिए, जल्दी बता दो। 50 सदस्यों का क्या चाहिए, हस्ताक्षर, ठीक है ना। और अविश्वास प्रस्ताव लाने से पहले ना सूचना देना पड़ता है कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। तो लाने के लिए आपको याद रखना है 10 दिन पूर्व सूचना देना होता है। कितना दिन पहले, जल्दी बताओ। 10 दिन पहले सूचना देंगे तो सरकार के जो विपक्ष में होता है सब जाक मना लेते हैं जब तक, ठीक है नहीं। तो इसलिए ऐसा नहीं है, लेकिन वो उस कारण से सूचना नहीं देंगे, वो नियम है बस। कितना दिन पहले सूचना दे देते हैं, जल्दी बताओ। 10 दिन पहले सूचना देंगे। अब इस अविश्वास प्रस्ताव को हमको एक तरफ क्या करना होगा, पारित। ये तो एक प्रोसेस हो गया। अविश्वास प्रस्ताव सदन में कौन लाता है? तो विपक्ष की पार्टी, सरकार गिराने के लिए। प्रस्ताव को लाने के लिए सदन के कितने सदस्यों का हस्ताक्षर? 50, मतलब 50 सांसद का साइन चाहिए कुल मिला के। समझ आ पा रहा है? और कितना दिन पहले सरकार को सूचना देना होगा कि हम ऐसा कर रहे हैं करके? 10 दिन पहले। और पारित करने के लिए एकदम सिंपल प्रोसेस है, वही 1/2 वाला। कौन सा प्रोसेस है? आधे सदस्यों का अगर हस्ताक्षर मिल गया, आधे से ज्यादा, अपन आधे से एक अधिक को आधा ही बोलेंगे, अपन समझ आ पा रहा है। आधे से अधिक अगर साइन मिल जाता है 1/2, तो अविश्वास प्रस्ताव क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा। और सरकार को फिर अपना क्या देना होगा, त्याग पत्र देना होगा। तो कौन कौन सा प्रस्ताव पारित होने से त्याग पत्र देना होता है? तो एक निंदा प्रस्ताव पारित करवा दिए तो त्याग पत्र देना है। अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो गया तब क्या देना है, त्याग पत्र देना होता है। समझ आ पा रहा है? क्लियर सबके यहां तक? चलो, तो ये हो गया अविश्वास प्रस्ताव के बारे में जानकारी। सबको क्लियर है यहां तक? तो ये पूरा प्रोसेस सदन में कब होता है? 2 से 6 के बीच में कब होता है? चलो, इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अविश्वास प्रस्ताव का अगर उल्टा देखते हैं तो एक होता है विश्वास प्रस्ताव। क्या होता है? विश्वास प्रस्ताव, ठीक है। चलो, विश्वास प्रस्ताव को ही इंग्लिश में बोलते हैं फ्लोर टेस्ट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? फ्लोर टेस्ट बोलते हैं। तो कभी कभी ये नाम सुनोगे तो क्या है करके सोचना नहीं है। समझ आ पा रहे हैं? कभी कभी फ्लोर टेस्ट करके ही दे देता है। तो फ्लोर टेस्ट को ही हम क्या बोलते हैं, विश्वास प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। क्लियर है सबका? तो विश्वास प्रस्ताव जो होता है ये 2 विभिन्न परिस्थितियों में लाया जाता है। पहले ये लिख देता हूं कि विश्वास प्रस्ताव को सदैव कौन लाता है? तो जैसे एक विपक्ष होता है और एक पक्ष होता है। तो जिसकी सरकार चल रही होती है, जिसकी सरकार चल रही होती है उस पार्टी को विश्वास प्रस्ताव लाना होता है। अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है बताओ? विपक्ष की पार्टी। और विश्वास प्रस्ताव कौन लाता है बोलेंगे तो पक्ष की पार्टी या जिसकी सरकार चल रही है उस पार्टी को लाना होता है। कौन सा प्रस्ताव? विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव लाने का 2 कंडीशन हो सकता है। कितने कंडीशन होते हैं? 2। जिसमें से अगर हम बात करें,
पहला कंडीशन ये है कि अगर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, क्या लाया गया जल्दी बता दो, सरकार के खिलाफ यदि क्या लाया गया है जल्दी बताओ, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, तो उसके बदले उन्हें क्या लाना होता है, फ्लोर टेस्ट करा के दिखाना होता है कि आपके पक्ष में है कि नहीं, बताओ ऐसा करके। समझ आ पा रहे हैं? तो पहला कंडीशन क्या हो सकता है कि विश्वास प्रस्ताव कब लाया जाता है और कौन लाता है। तो विश्वास प्रस्ताव को कौन लाता है, जिसकी सरकार चल रही होती है उस समय लाया जाए, उस वो लाएंगे। और कब लाया जा सकता है, तो जब उनके खिलाफ क्या आया हो, अविश्वास प्रस्ताव जब आता है तो उसके बदले में उनको क्या लाना होता है, विश्वास प्रस्ताव की हमारे साथ में देखो ऐसे करके। तो कौन विश्वास प्रस्ताव की तरफ है, कौन अविश्वास प्रस्ताव की तरफ है, उससे पता चल जाता है। आ रहा बात समझ में? विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाता है तो पक्ष क्या लाएगा, विश्वास प्रस्ताव, और जो जीत गया वो ऐसा है। समझ आ पा रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ। तो पहला कंडीशन क्लियर है यहां तक। दूसरी कंडीशन हो सकती है, दूसरा कंडीशन में यह बताया गया कि अगर राष्ट्रपति को आशंका हो जाता है कि संसद के जो सदस्य हैं वो सरकार से खुश नहीं है, तो राष्ट्रपति कहता है सरकार को कि आप विश्वास प्रस्ताव के ला के दिखाओ, और अगर पारित हो जाता है तो आपकी सरकार बनी रहेगी, और पारित नहीं होता है तो आपका सरकार हटा दिया जाएगा। तो दूसरा कंडीशन क्या है जल्दी बता दो, राष्ट्रपति के आशंका होने पर लाया जाता है। और क्या चीज का आशंका बोल रहा हूं मैं, कि अगर सदस्य लोग सरकार से खुश नहीं है तो उस समय राष्ट्रपति बोलेगा प्रधानमंत्री को कि आपको विश्वास प्रस्ताव लाना है और यहां से फ्लोर टेस्ट करा के दिखाना है, पारित करवा के दिखाना है, और पारित हो गया तो आपकी सरकार बनी रहेगी, वरना सरकार निरस्त हो जाएगा। समझ आ पा रहे कि नहीं? तो इससे समझ में ये आता है कि अगर विश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार बनी रहेगी, और पारित नहीं होगा तो सरकार क्या करेगा, त्याग पत्र देगा। अगर पारित नहीं होता है तो क्या जल्दी बताओ, त्याग पत्र देने की क्या की गई है व्यवस्था। तो कब त्याग पत्र देना है और कब त्याग पत्र नहीं देना है उसको याद रखना। समझ आ पा रहा है? तो फिर से एक बार देखो ध्यान से, धन्यवाद प्रस्ताव देखे थे, अगर ये पारित हो गया तो सरकार के लिए अच्छा है, और पारित नहीं हुआ तो त्याग पत्र। ठीक है। दूसरा, निंदा प्रस्ताव पारित हो गया तो सरकार को त्याग पत्र देना होगा, और नहीं हुआ तो नहीं देना होगा। समझ आ पा रहा है? तीसरा कंडीशन, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो त्याग पत्र देना है, नहीं हुआ तो नहीं देना है। विश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो त्याग पत्र नहीं देना है, लेकिन नहीं हुआ तो देना पड़ेगा। तो ये सब कंडीशन होता है बहुत सारे प्रस्ताव को लेकर। यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ। आ रहा समझ में? और इसमें भी वही कंडीशन होता है, सभी में क्या होता है, 1/2 कौन सा 2 वाला नियम ही काम करता है प्रस्ताव को क्या कराने के लिए, पारित कराने के लिए। आधे या आधे से अधिक प्रस्ताव वहां पारित मतलब साइन होने चाहिए। हाँ, सामान्य बहुमत बोलते हैं, 1/2 वाले को ही क्या बोलते हैं, सामान्य बहुमत कहा जाता है। देखो, बहुमत 2 टाइप का यहां होता है, एक सामान्य बहुमत, एक विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का मतलब होता है 2/3, और सामान्य बहुमत का मतलब 1/2। समझ आ पा रहे हैं? है ना? तो ये जो प्रस्ताव सामान्य बहुमत से पारित करवाना होता है, मतलब जितना बस है, आधे से एक ज्यादा। समझ, 100 लोग हैं तो 51, आधे से थोड़ा ज्यादा। समझ आ पा रहे कि नहीं? तो इसी को हम कौन सा बहुमत बोलते हैं, सामान्य बहुमत से क्या करवाएंगे, पारित। क्लियर है सबका यहां तक? चलो, तो ये 4 विभिन्न प्रस्ताव सरकार को हटाने के लिए, त्याग पत्र के लिए, सबके लिए होता है। क्लियर है सबके यहां तक? चलो, इसके बाद नेक्स्ट प्रस्ताव हम आते हैं जिसका नाम है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। क्या होता है? चलो इधर भाई, यहां भी लाना पड़ेगा क्या पीछे, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव वाले लोग देखो इधर। चलिए, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव क्या होता है, इसको कौन ला सकता है, तो कोई भी सांसद सदस्य, कोई भी क्या बता दो, सांसद सदस्य इस प्रस्ताव को सदन में ला सकता है। ठीक है ना? और सदन में लाने के बाद क्या किया जाता है भाई, धन्यवाद प्रस्ताव क्यों लाया जाता है, तो किसी विशेष समस्याओं पर चर्चा करने के लिए, किसी विशेष समस्याओं किसी विशेष समस्याओं पर चर्चा करने के लिए कोई भी सांसद कौन सा प्रस्ताव लाता है, जल्दी बता दो,
ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाता है, और ये जो विशेष समस्या जो होते हैं वो जो भी सांसद लाया होता है वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को बताता है। और किसको बताएगा? तो जो उस विभाग का मंत्री होगा उसको बताएगा। ये अलग से एक प्रस्ताव लाएगा कि इस प्रस्ताव में ध्यान दिया जाए, ऐसा करके। समझ आ पा रहा है? तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव कौन लाता है? कोई भी सांसद सदस्य। क्यों लाता है? तो अपने क्षेत्र की विशेष समस्याओं को बताने के लिए लाएगा। और इस समस्या को किसको बताएगा? जो उस विभाग का मंत्री होगा उसको बताएगा कि भाई इस चीज पर ध्यान दिया जाए करके। तो इस टाइप का भी प्रस्ताव होता है, ध्यान रखना है। समझ आ पा रहे हैं? है ना? आगे बढ़े। चलो, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के बाद आगे लिखते हैं। एक होता है आपका कार्य स्थगन प्रस्ताव। कार्य स्थगन प्रस्ताव। चलो, ये प्रस्ताव जब आता है तो इसमें क्या होता है उसको समझते हैं। चलो, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव क्या होता है? तो जैसे कि ध्यान देंगे सभी लोग इधर, जैसे संसद की जो कार्यवाही चलती रहती है, संसद की क्या बता दो, कार्यवाही चल रहा होता है, तो उस कार्यवाही को रोका जाता है, रोक कर। संसद की कार्यवाही को क्या बता दो? रोक कर अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर, अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिए इस प्रस्ताव को लाया जाता है कार्य स्थगन प्रस्ताव। कि संसद में अगर कुछ कार्य चल रहा है तो उस कार्य को रोका जाएगा। संसद की कार्यवाही को क्या की जाएगी? जल्दी बता दो। रोक कर जो अन्य महत्वपूर्ण जो मामले हैं उस पर चर्चा करने के लिए इस प्रस्ताव को लाया जाता है। तो इस प्रस्ताव को भी कोई भी सांसद ला सकता है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो कोई भी सांसद क्या ला सकता है और बता दो? कार्य स्थगन प्रस्ताव लाकर संसद की कार्यवाही को रोकी जाएगी और अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर क्या की जाती है? चर्चा की जाती है इस प्रस्ताव के तहत। आ रहा समझ में आता है? ठीक। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव अपन देख चुके हैं। यहां तक क्लियर सबका? है ना? तो यहां तक हम जो पढ़े हैं वो हम जो देखे वो संसद के बारे में था पूरा। लोकसभा, राज्यसभा क्या होता है, संसद क्या है, और उनमें जो सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य सब कैसे, उनको शपथ कौन दिलाते, तो हर एक चीज पूरा हो चुका है। मतलब संसद टॉपिक खत्म। कौन सा टॉपिक हो गया बता दो? संसद टॉपिक को लेकर हर एक प्रकार का चीज हम देख चुके हैं। समझ आ पा रहे हैं यहां तक? है ना? और हम जो अभी तक कौन सा आर्टिकल तक पहुंचे थे? अनुच्छेद 123 तक हो चुका था कंप्लीट हमारा। उसके बाद हम कुछ अलग से फैक्ट बस पढ़े थे। और इसके बाद नेक्स्ट हमारा आर्टिकल अब क्या आने वाला है? 124। और 124 से लेकर आप पूरा 147 तक पढ़ोगे। 124 से कहां तक बता दो? 147 तक का जो आर्टिकल होगा वो रहेगा सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय। आ रहा बात समझ में? तो सर्वोच्च न्यायालय का अनुच्छेद कहां से कहां तक आपको पढ़ना, जल्दी बता दो। 124 से लेकर 147 तक का जो पूरा आर्टिकल सर्वोच्च न्यायालय, ये इसी को हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। क्या बोलेंगे जल्दी बता दो? सुप्रीम कोर्ट, या इसी को ही कहा जाता है उच्चतम न्यायालय। क्या बोलते हैं जल्दी बताओ? उच्चतम न्यायालय के नाम से भी जानते हैं, सब सेम होता है। नाम में कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको ध्यान रखना है। आ रहा बात समझ में? आए ना? तो नेक्स्ट हमारा नया टॉपिक क्या है जल्दी बता दो? सर्वोच्च न्यायालय। क्या है जल्दी बताओ? तो सर्वोच्च न्यायालय में कहां से कहां तक आर्टिकल है? 124 से लेकर 147। सर्वोच्च न्यायालय को ही क्या बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में? उच्चतम न्यायालय। उच्च न्यायालय क्या होता है? उच्च न्यायालय बोलेंगे तो क्या होता है? हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट का दो ही नाम होता है, एक तो उच्च न्यायालय या तो हाई कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के तीन नाम, एक तो खुद सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, तीन नाम यहां देखने मिलेंगे। समझ आ पा रहे हैं? उच्च न्यायालय बोलेंगे तो कंफ्यूजन मत हो जाना। उच्च मतलब कौन सा कोर्ट होता है? हाई कोर्ट होता है आपका। समझ आ पा रहे हैं यहां तक? है ना? क्या बात हो रहा है पीछे? बताओ, कुछ चर्चा कर रहे हो आप? क्या हो गया? शब्दों को ध्यान दे। चलो आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल क्रमांक 124 से 147 तक पढ़ना है।
तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 124। ठीक है, चलो आर्टिकल 124 जो है यह किससे संबंधित है, अगर क्वेश्चन है तो ये किस ग्रुप में आता है वो तो हमको पता है, लेकिन उस ग्रुप के किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो अनुच्छेद 124 जो है वो आप बताओगे, जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट का गठन एवं संरचना, इस बातों की चर्चा किस आर्टिकल में, जल्दी बता दो, 124 में। तो आर्टिकल 124 जो है वो सुप्रीम कोर्ट का गठन और संरचना को बताता है कि कैसे कैसे संरचना बनाया गया सुप्रीम कोर्ट को लेके। ठीक है ना। तो संरचना को आगे बढ़ाते अपन देखते हैं यहां पर ध्यान से कि सुप्रीम कोर्ट का जो गठन और संरचना जो टॉपिक है, इसके अंदर आपको क्या क्या चीज को समझना है, ध्यान देंगे इधर। तो सुप्रीम कोर्ट का जो गठन या सुप्रीम कोर्ट का जो प्रावधान है वो कौन से देश के संविधान से लिया गया है हमारे यहां। तो आप बताओगे अमेरिका, क्या बताओगे, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किससे लिया गया, जल्दी बता दो, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और हमारे यहाँ जब संविधान जब बना था तो उस संविधान को हम बोलते हैं मूल संविधान, क्या बोलते हैं। तो मूल संविधान में सुप्रीम कोर्ट की संरचना के अंतर्गत कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया था, कि सुप्रीम कोर्ट का गठन कितने न्यायाधीशों के मिलने से होता था, समझ आ पा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का गठन होता था 8 न्यायाधीशों के मिलने से, कितना बता दो, 8 न्यायाधीशों के मिलने से। ये भी 2 भागों में बटा होता था, जिसमें से एक होते थे मुख्य न्यायाधीश और 7 होते थे अन्य न्यायाधीश। ये आपको ध्यान रखना है, समझ आ पा रहा है। एक क्या होते थे, मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। तो सुप्रीम कोर्ट का गठन और उसका जो स्ट्रक्चर है कितने न्यायाधीशों के मिलने से होता था, 8 न्यायाधीशों के मिलने से, जो धीरे धीरे समय पे अनुसार बढ़ता गया। और आगे चल के धीरे धीरे संविधान के इसमें जो हम न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी देखने मिला। तो न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन कर सकता है, तो न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि केवल कौन कर सकता है बोलेंगे तो आपको बताना है संसद। कौन कर सकता है, संसद ही न्यायाधीशों की संख्या में क्या कर सकता है, वृद्धि कर सकता है। यहां तक क्लियर है सबका। अब संसद धीरे धीरे इसको बढ़ा के, अगर हम अभी का बात करें 2024 के हिसाब से वर्तमान में, कि सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं, तो आपको बताना है वर्तमान के हिसाब से कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश हैं। तो कोई बता सकता है, जल्दी बताओ। 34, 34, कुल कितने न्यायाधीश, 34। इस 34 में कैसे होता है, जल्दी बता दो। एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 7 क्या होगा, सॉरी 7 बोलता हूं सॉरी 33, 33 क्या होगा, जल्दी बता दो, अन्य न्यायाधीश होगा। तो ये एक प्रकार का स्ट्रक्चर है सुप्रीम कोर्ट का, कि सुप्रीम कोर्ट का गठन पहले कितने न्यायाधीशों के मिलने से होता था, 8, और अभी कितने न्यायाधीशों के मिलने से होता है, 34, जिसमें एक क्या होगा बता दो, मुख्य न्यायाधीश, और 33 क्या होंगे, अन्य न्यायाधीश होते हैं। क्लियर है सबके यहां तक। सुप्रीम कोर्ट का जो प्रावधान कहां से लिया गया है बोलेंगे तो अमेरिका से। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या को कौन बढ़ाता है बोलेंगे तो संसद ही बढ़ा सकता है, और कोई नहीं बढ़ा सकता। क्लियर सबका। समय समय में संशोधन कर करके संख्या को बढ़ाया जाता है। यहां तक सबको समझ में आ रहा है। अब इसी आर्टिकल 124 में ही बहुत सारी चीजों के बात कहा गया है संरचना के अंतर्गत। तो नेक्स्ट जो पॉइंट इस अनुच्छेद के अंतर्गत हम देखते हैं वो रहता है योग्यताएं। क्या रहता है, जल्दी बता दो। तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके लिए अगर हम योग्यता का बात करें तो क्या आपको यहां बताना है, ठीक है। चलो, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता को लेकर 3 फैक्ट आपको याद रखना है प्रमुख रूप से। सबसे पहला फैक्ट इसमें कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश वही बन सकता है जो भारत का नागरिक है। भारत का क्या है, जल्दी बता दो, नागरिक। तो भारत का नागरिक हो, ये हो गया पहला कंडीशन। समझ आ पा रहा है। दूसरा योग्यता में लिखा है अगर कोई न्यायाधीश
यदि कोई व्यक्ति, ये बोल सकते हैं हाई कोर्ट में, कौन से कोर्ट में जल्दी बता दो, हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक, कितना वर्ष तक बता दो, 5 वर्ष तक अगर न्यायाधीश है, क्या जल्दी बता दो, न्यायाधीश, तो उसको सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनाया जा सकता है। समझ आ पा रहे, जल्दी बता दो। अगर किसी भी, क्या बता दो, हाई कोर्ट में लगातार कितने साल तक, 5 वर्षों तक अगर न्यायाधीश के रूप में काम किया है तो सुप्रीम कोर्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, अगर ऐसा कंडीशन नहीं है तो एक कंडीशन इसी के अंदर और है, या करके, ठीक है ना, या तो हाई कोर्ट में ही वो 10 वर्ष तक, कितने वर्ष तक, 10 वर्ष तक अगर वो मुख्य रूप से अधिवक्ता है, क्या जल्दी बता दो, अधिवक्ता, अधिवक्ता को ही क्या बोलते हैं, वकील है गवर्नमेंट का, वो भी कहाँ का, हाई कोर्ट में। समझ आ पा रहा है, तो भी सुप्रीम कोर्ट के लिए एलिजिबल माना जाएगा, योग्य है वो। समझ आ पा रहा है, तो ये दोनों कंडीशन सबको याद रहेगा, हाँ है ना। चलो पहला कंडीशन बताओ क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला शर्त ये वाला। दूसरा में क्या लिखा है जल्दी बताओ, हाई कोर्ट में या तो 5 साल तक न्यायाधीश के पद पर कार्य किया हो, लगातार एकदम कंटिन्यू, गैप कर करके नहीं। समझ आ पा रहे हैं, या तो हाई कोर्ट में 10 साल तक लगातार क्या हो, वो अधिवक्ता रहा हो, तो वो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बन सकता है। समझ आ पा रहे हैं। तीसरा कंडीशन ये कहता है, तीसरा कंडीशन ये कहता है कि राष्ट्रपति के नजर में, किसके नजर में, राष्ट्रपति के नजर में विधि का ज्ञाता होना चाहिए, विधि का ज्ञाता बोल दे या जानकार, जानकार, जानकार ठीक है, लिखा हो गया चल ठीक है ना। चलो भाई, तो ये हो गया योग्यता, बस इतना ही चीज आपको बताना है। ये 3 अलग अलग चीजें हैं, फिर से बता दो। पहला, भारत का नागरिक, देख लो भाई, पहला क्या जल्दी बताओ, भारत का नागरिक हो। दूसरा कंडीशन में एक साथ 2 चीज है, क्या क्या, हाई कोर्ट में 5 साल तक न्यायाधीश या 10 साल तक अधिवक्ता। और तीसरा ये पालन होना चाहिए, राष्ट्रपति की नजर में विधि का ज्ञाता या जानकार है, उन्हीं व्यक्तियों को सुप्रीम कोर्ट भेजा जाता है। आया बात समझ में, है ना। चलो, तो ये हम पूरा जो चीज पढ़ रहे हैं वो आर्टिकल नंबर 124 के अंदर ही पढ़ रहे हैं, अभी 125 नहीं आया है। समझ आ पा रहे हैं, ठीक। चलो, इसके बाद हम आते हैं न्यायाधीशों के कार्यकाल के बारे में। ये भी सब संरचना के अंतर्गत ही सब हम पढ़ रहे हैं ना, आर्टिकल 124 के अंदर ही जो स्ट्रक्चर है उसके अंतर्गत हम इसको पढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल को लेके भी 2 चीज आपको यहां पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर एज कम है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में, हाँ क्या हो गया, बंद कर दो, हवा आ रहा है। चलो, कार्यकाल को देखो इधर ध्यान से। तो कार्यकाल को लेके 2 चीज आपको ध्यान रखना है। पहला, अगर उसका 6 वर्ष कंप्लीट हो गया है तो वो न्यायाधीश के पद से हट जाएगा। कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष तक। लेकिन मान लो कि पद ग्रहण किया और 6 साल नहीं हुआ है, लेकिन उसको 65 साल पहले हो गया, 6 साल नहीं हुआ है लेकिन कितना वर्ष कंप्लीट हो गया, 65 वर्ष की आयु वो कंप्लीट कर चुका है, तो उस समय उसका कार्यकाल कंप्लीट माना जाएगा। जैसे मान लो कि पद ग्रहण किया, ठीक है ना, जैसे कि 2 एज लेके मैं चलता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि योग्यता हम ये जो लिखे हैं वो क्या चीज है। जैसे मान लो कि पहला कोई व्यक्ति है जो 45 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष की उम्र में, एक न्यायाधीश जो 45 वर्ष की उम्र में न्यायाधीश बना है, लेके चलता हूं मैं, और दूसरा जो है वो 60 वर्ष की उम्र में न्यायाधीश बना है। लो और बढ़ा देते हैं, ठीक है, 60 नहीं लेके 62 भी ले देता हूँ। 62 वर्ष की उम्र में क्या बने, जल्दी बता दो, न्यायाधीश। तो दोनों, ये पहला वाला न्यायाधीश है और ये दूसरा न्यायाधीश है, तो कौन से न्यायाधीश के ऊपर कौन सा वाला नियम काम करेगा, कार्यकाल वाला। 45 साल वाला अगर कोई व्यक्ति है और न्यायाधीश बना है तो ये 6 वर्ष वाला काम करेगा कि 65 वर्ष वाला काम करेगा, उस पर 6 वर्ष, क्योंकि ये 6 साल कंप्लीट अगर करता है तो कितना साल का रहेगा, 51 वर्ष का होगा, तो 6 साल वाला इस पर नियम लागू होगा।
समझ आ रहा है? लेकिन अगर मैं इसको 6 साल, अगर इसका मैं कार्यकाल देखूं 6 साल, तो प्लस अगर 6 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 68। लेकिन नियम क्या कहता है? 65 साल से ज्यादा वाले को बनाना ही नहीं है। समझ आ रहा है? तो उस समय इसके लिए ये वाला नियम फॉलो होगा। तो ये मात्र कितने साल तक ही काम कर पाएगा, जल्दी बताओ? 3 साल तक ही काम करेगा और किसमें आ जाएगा? 65। समझ आ पा रहा है? क्या हो गया? हट गया। उसके बाद वो जाने ना नहीं नहीं, देखो एक नियम ये होता है, सिंपल सा बता देता हूं। जैसे सुप्रीम कोर्ट का अगर न्यायाधीश है, ठीक है ना, और वो कार्यकाल खत्म करके हट चुका है, समझ आ पा रहा है, तो वो उससे नीचे के न्यायालय में कभी भी नहीं जा सकता, ऊंचा पद बस ग्रहण कर सकता है। तो उस चीज को ध्यान रखना। आ रहा बात समझ में? हाँ हाँ, नहीं बन सकता है ना, और बन सकता है, कार अभी समय बचा है ना उसके पास। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो पद वो ग्रहण कर चुका है उसमें वो नहीं आ सकता। जैसे न्यायाधीश है तो मुख्य न्यायाधीश बन सकता है ना? जैसे मान लो, कैसे कैसे बोल रहा हूं, अगर हाई कोर्ट का मान लो न्यायाधीश है, मान लो न्यायाधीश बस, तो उसके पास क्या क्या ऑप्शन है? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना, समझ आ पा रहा है, या सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश, समझ आ पा रहा है, या मतलब अपने से ऊंचा पद। लेकिन मान लो हाई कोर्ट का न्यायाधीश है, तो हाई कोर्ट का वो अन्य न्यायाधीश नहीं बनेगा, या तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है न्यायाधीश के रूप में, या वहां का मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद ग्रहण कर सकता है। समझ आ पा रहा है? तो उसी हिसाब से आपको सोचना है कि जो व्यक्ति है उससे नीचे नहीं आ सकता, उसके ऊंचे पद में जा सकता है। आ रहा बात समझ में? सीजीआई से ऊपर और कुछ पद ही नहीं है वहां ठीक है ना? वही तो भारत का मुख्य न्यायाधीश बोलने का मतलब उससे बड़ा पद ही नहीं है ना, वो वहां सुप्रीम कोर्ट के अंदर वही सबसे टॉप में है। आ रहा बात समझ में? चलो कार्यकाल सबका क्लियर है नहीं, जल्दी बताओ। तो कार्यकाल कितना बताओगे? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले हो। 6 साल पहले हो गया तो हटा देंगे, 65 साल पहले हो गया तो हटा देंगे। समझ आ पा रहा है? तो नियम समझ आ रहा है क्या होता है? जो पहले कंप्लीट होगा उसके हिसाब से हटाएंगे, बन जाएगा सबसे। चलो आगे बढ़े। चलो कार्यकाल के बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर को लेके, जिसमें हमारा रहेगा नियुक्ति को लेके। किसको लेके बताओ? नियुक्ति। कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति का प्रोसेस क्या होता है, कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट में अगर हम बात करें तो 2 प्रकार के हम न्यायाधीश की चर्चा करते हैं। समझ आ पा रहे हैं? यस, 1 मिनट ऐसे लिख देता हूं मैं। सुप्रीम कोर्ट में किसी भी प्रकार का न्यायाधीश हो, उसकी नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति ही करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो नियुक्ति के लिए एक ही नाम आपको याद रखना है, कौन करेगा? राष्ट्रपति। ठीक है ना? लेकिन यहां पर हम बात करेंगे मुख्य न्यायाधीश का कंडीशन में और अन्य न्यायाधीश के कंडीशन में क्या होता है। समझ आ पा रहे हैं? है ना? तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले अन्य न्यायाधीश, इसका बात करते हैं अन्य न्यायाधीश। समझ आ पा रहे हैं? और उसके बाद हम बात करेंगे मुख्य न्यायाधीश। ठीक, देखो दोनों ही न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, एकदम सबको क्लियर है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति को सलाह लेना होता है, उसके बाद ही वो नियुक्ति करेगा। तो देखो ध्यान से, अगर अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर रहा है, कितने अन्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट में? 33। कितने मुख्य न्यायाधीश होते हैं? 1। समझ आ पा रहे हैं? तो अगर अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति वो कर रहा है, ठीक है ना, तो उस समय वो 2 लोगों से सलाह लेगा। कितने लोगों से सलाह लेगा राष्ट्रपति? 2 लोगों से। पहला सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब भारत का मुख्य न्यायाधीश से। और ध्यान रखेंगे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से। ये क्या हो गया, अब यहां पर हाई कोर्ट कैसे आ गया? तो सिंपल समझना ये है कि उसका योग्यता हम ये देखें कि हाई कोर्ट में जो काम कर रहा है वहीं से ही तो सुप्रीम कोर्ट में आएगा। या तो 5 साल वहां का न्यायाधीश रहा हो, या तो 10 साल वकील रहा हो। तो जिस भी हाई कोर्ट से वो आ रहा है, उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से पूछेगा क्या इसको बनाया जा सकता है कि नहीं करके। जो बोला समझ पा रहे हो?
तो फिर से समझना क्या क्या बोला मैं। सुप्रीम कोर्ट में अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कितने लोगों से परामर्श लेके? 2 लोगों से। क्या क्या जल्दी बता दो। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जिसको हम सीजीआई बोलते हैं उससे परामर्श लेगा, समझ आ पा रहा था। उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से जहां से वह न्यायाधीश आया हो या आ रहा हो, वहां के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेते हैं। बस इतना ही कंडीशन होता है अन्य न्यायाधीश को लेके, बस समझ आ पा रहा है? हाँ या नहीं जल्दी बताओ। चलो अब आते हैं सीजीआई के बारे में, मतलब इसी को हम क्या बोलते हैं? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर इसकी नियुक्ति करना है तो राष्ट्रपति ही कर सकता है, लेकिन यहां पर सब किससे सलाह लेगा? अन्य न्यायाधीश में तो है भाई सलाह देने वाले, लेकिन मुख्य न्यायाधीश की जब नियुक्ति होता है तो उस समय राष्ट्रपति किससे सलाह लेता है? तो उसके लिए एक शब्द का उपयोग किया गया है, कोलोजियम। किससे सलाह लेता है? कोलोजियम से परामर्श लेगा। कोलोजियम क्या होता है? एकदम सिंपल क्वेश्चन का परिभाषा लिखा है, 5 वरिष्ठ न्यायाधीशों का एक समूह बनाएंगे और वो 5 वरिष्ठ न्यायाधीश का समूह मिलके जिसका नाम दे दिए उसी को सीजीआई बनाया जाता है। समझ आ पा रहा है? तो ये होता है किसके नियुक्ति के समय, जल्दी बता दो। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति किससे सलाह लेता है? कोलोजियम से। कोलोजियम में कितने न्यायाधीश होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के 5 वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, उनसे परामर्श लेके ही एक को मुख्य न्यायाधीश बनाएंगे अपन। हाँ उसी में से होते हैं, टोटल 34 है, उसी में से एक आपका मुख्य न्यायाधीश होगा कोई भी। हाँ एक कोलोजियम भी यहीं से ही होते हैं, सुप्रीम कोर्ट वाले का ही कोलिजियम होता है, क्योंकि वहां के जो वरिष्ठ होते हैं एकदम उन्हीं को कोलिजियम में बैठाते हैं कि वो फैसला कर सकते हैं कि किनको हम बनाएं, कि उन्हीं लोगों से मिलके काम के रहते तो अच्छा व्यक्ति को ही बनाना होता है। आए बात समझ में? तो नियुक्ति सबको क्लियर हो पाएगी नहीं जल्दी बताओ। तो नियुक्ति कौन करता है जल्दी बता दो? राष्ट्रपति। कितने प्रकार के यहाँ न्यायाधीश होंगे? 2 टाइप का, पहला अन्य न्यायाधीश और दूसरा मुख्य न्यायाधीश। अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति किससे परामर्श लेता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश से और उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से जिससे जहां से वो आ रहा हो। समझ आ पा रहे हैं? दूसरा चीज सीजीआई के कंडीशन में क्या होता है, किससे सलाह लेगा? कोलोजियम से। कोलोजियम में कितने मेंबर? 5 वरिष्ठ न्यायाधीश का ग्रुप होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है तक सबका? चलो तो आज नियुक्ति तक का देखते हैं। अभी संरचना में और भी है, शपथ कैसे ग्रहण करते हैं, पद मुक्ति कैसे हो सकते हैं, ठीक है ना, उन पर महाभियोग कैसे लगा सकते हैं, ये पूरा चीज स्ट्रक्चर संरचना में ही पढ़ेंगे अपन। समझ आ पा रहे हैं? है ना? तो कहां से कहां तक आर्टिकल पढ़ना है सुप्रीम कोर्ट में बता दो। 124 से 147, तो अभी 124 नंबर ही चल रहा है। समझ आ पा रहा है? अभी और कुछ बचे हैं उसको अपन कल देखते हैं। क्लियर है सबका यहां तक? चलो ठीक।